स्थायी लोक अदालत ने एक महत्वपूर्ण एवं उपभोक्ता हित में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए बिजली विभाग की लापरवाही और संवेदनहीनता पर कड़ा रुख अपनाया है। प्रकरण संख्या 165/24 हरिओम शर्मा बनाम JVVNL में न्यायालय ने प्रार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया। ये निर्णय स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश भट्ट एवं सदस्य रामदत्त श्रोती और वीरेंद्र उपाध्याय द्वारा संयुक्त रूप से सुनाया गया। प्रकरण के अनुसार प्रार्थी के आवास पर स्थापित विद्युत मीटर दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को हाई वोल्टेज एवं शॉर्ट सर्किट के कारण जल गया था। प्रार्थी द्वारा तत्काल विभाग को सूचना देकर मीटर बदलने का अनुरोध किया गया, किंतु विभाग द्वारा समय पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके विपरीत विभाग ने जले हुए मीटर पर गलत रीडिंग अंकित कर नवंबर 2024 माह का 5872 यूनिट का अत्यधिक और अवास्तविक बिल 51,725 रुपये 6 पैसे जारी कर दिया, जबकि प्रार्थी का पूर्व उपभोग अधिकतम 500 यूनिट तक ही रहता था। न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि जले हुए मीटर से रीडिंग लेना और असामान्य रूप से अधिक यूनिट दर्शाना विभाग की गंभीर लापरवाही एवं संभावित दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही को दर्शाता है। साथ ही मीटर समय पर न बदलने के कारण प्रार्थी को लगभग 1 माह तक बिना बिजली के रहना पड़ा, जिससे उसे मानसिक एवं सामाजिक कष्ट का सामना करना पड़ा। न्यायालय का आदेश नवंबर 2024 का गलत बिल निरस्त कर औसत उपभोक्ता लगभग 191 यूनिट के आधार पर न्याय संशोधित बिल जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा संशोधित बिल प्राप्त होने पर उसका भुगतान किया जाएगा। भुगतान विभाग के तत्काल सहायक अभियंता ग्रामीण को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए उनके वेतन से 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति प्रार्थी को 1 माह के भीतर देने के आदेश दिया गया है। निर्धारित अवधि में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान न होने पर 6% वार्षिक ब्याज भी दिया होगा। न्यायालय ने अपने निर्णय में ये भी कहा है कि बिजली गैस आवश्यक सेवा में इस प्रकार की लापरवाही अस्वीकार्य है और ये आदेश भविष्य में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में देखा जाएगा। ये निर्णय उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा एवं प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय एवं महत्वपूर्ण कदम है। 28 अक्टूबर 2024 को मेरा मीटर जल गया था, जिसकी मैंने लिखित प्रार्थना पत्र AEN साहब को दिया, जो मार करके मैंने वो बात है लाइनमैन को दे दिया और लाइनमैन ने मीटर जले हुए मीटर का बिल निकाल दिया, जो कि 51,700 कुछ रुपये था। इसको मैंने स्थायी लोक अदालत में उसके लिए प्रार्थना पत्र दिया। उसमें जज साहब ने एक जजमेंट दिया। इसमें AEN साहब पर पर्सनल वेतन से 1 लाख रुपये जुर्माना प्रार्थी को देने की बात कही है। उसमें सही, उचित और न्याय हुआ है। ये मेरा वो है आदेश। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के कवारसी थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी होटल में रविवार शाम उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक युवक ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ होटल के कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और महिला और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर थाने ले गई। फिलहाल पुलिस तीनों से पूछताछ कर मामले की जाँच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार बुलंदशहर के गुलावटी निवासी आकाश कुमार अलीगढ़ में अपनी बहन के घर आए हुए थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी पत्नी को एक युवक के साथ देखा। शक होने पर उन्होंने दोनों का पीछा किया। बताया गया कि महिला अपने प्रेमी मृदुल उर्फ निखिल के साथ रामघाट रोड स्थित एक निजी होटल में पहुंची और कमरा नंबर 302 बुक कर लिया। इसके बाद दोनों कमरे में चले गए। आकाश ने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचने के बाद जब कमरे का दरवाजा खुलवाया तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया। पुलिस महिला और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर कवारसी थाने ले गई। इसके बाद पति को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। पुलिस फिलहाल तीनों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। पीड़ित पति आकाश कुमार का आरोप है कि उसकी शादी करीब 3.5 साल पहले लव मैरिज के जरिए हुई थी। उसने बताया कि उसकी पत्नी का इस युवक के साथ लंबे समय से अफेयर चल रहा था। आकाश का कहना है कि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ दहेज का झूठा केस भी दर्ज कराया है। उसका आरोप है कि पत्नी ने अदालत में दावा किया है कि शादी में 7 लाख रुपए दिए गए थे और 15 लाख रुपए खर्च हुए थे, जबकि उनकी शादी लव मैरिज थी और उसे किसी तरह का दहेज नहीं मिला। थाना कवारसी पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पक्षों से पूछताछ की जा रही है। शिकायत और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज ये हुआ था, मैं अपनी बहन के यहाँ पे आया हुआ था, दीदी की नंद के यहाँ पे किसी काम से। तो मैं ऐसे ही घूम रहा था अलीगढ़ में, तो मैंने देखा कि अपनी वाइफ को उसके प्रेमी के साथ में, उसका नाम है मृदुल उर्फ निखिल। तो मैंने जब उनको देखा तो मैंने उनका पीछा करा। तो जब मैं पीछा करते हुए मैंने देखा कि एक होटल था, अतिथि होटल, शांति नर्सिंग होम के बराबर में। तो ये दोनों वहाँ पे होटल में गए और इन्होंने चेकआउट करा कमरा नंबर 302 और आधार कार्ड वगैरह सब कुछ दिया वहाँ पे प्रूफ अपना इन्होंने, और 302 नंबर कमरे में चले गए। फिर मैंने पुलिस वालों को कॉल करी 112 नंबर पर।
112 नंबर पर कॉल करने के बाद फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने फिर अपने एक सीनियर पुलिस वाले को बुलाया, हम अंदर साथ में गए और पुलिस वालों के साथ हम ऊपर गए। रूम में से ये दोनों बंदे बाहर निकले, गलत अवस्था में बाहर, मतलब लड़का बाहर निकला। फिर ये कपड़े पहन के नीचे आए, तब इनसे बातें हुई, सारी बातें हुई। लड़की का उसके साथ में अफेयर चल रहा है काफी टाइम से। मेरे मना करने के बावजूद लड़की मेरी कसमें झूठी खाती रही कि मेरा कोई ऐसा अफेयर नहीं है। शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को मेरे 3.5 साल हो गए हैं और इसने मेरे पर झूठा केस डाला है, दहेज का आरोप लगाया है झूठा 1 महीने पहले कि हमने 7 लाख रुपए दिए थे और 15 लाख की शादी करी थी, जबकि मुझे कुछ नहीं मिला था। ये हमारी लव मैरिज थी और इस लड़की नहीं मेरे पीछे पड़ी थी। मेरे पास प्रूफ भी है कि मुझे तुम्हारा होना है, वरना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। और जो ये लड़का है, इस लड़के के लिए ये उल्टा सीधा बोलती थी मेरे से। अभी कहाँ पे आए हो आप लोग? अभी मैं इस टाइम थाना कुआरसी में हूँ, अलीगढ़, जनपद अलीगढ़ में। और ये लड़की मेरे को हमेशा डिप्रेशन में रखती थी। मेरे को इसके बारे में जब से पता लगा है, हमेशा मैं परेशान रहता था, लेकिन ये मेरे को हमेशा यही बोलती थी कि मेरा कोई उससे लिंक नहीं है। लेकिन मैंने इसे काफी बार इसको पकड़ा है बात करते हुए, अपने घर पे भी और इसे घर में भी। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनमें एक अमेरिकी नागरिक और 6 यूक्रेन के नागरिक शामिल बताए जा रहे हैं। आरोपियों को अवैध एंट्री, वेपन और ड्रोन वॉर ट्रेनिंग और यूरोप से ड्रोन आयात के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार इन सभी आरोपियों को भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए की धारा 18 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अमेरिकी नागरिक को इमिग्रेशन ब्यूरो ने कोलकाता हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया है। वहीं लखनऊ और दिल्ली के हवाई अड्डों से 3 यूक्रेनी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। संदिग्धों को दिल्ली लाकर शनिवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद सोमवार को उनकी रिमांड 11 दिन बढ़ाकर 27 मार्च कर दी गई है। एनआईए के अनुसार ये आरोपी हथियारबंद जातीय समूह के इस्तेमाल के लिए यूरोप से भारत के रास्ते म्यांमार तक भारी मात्रा में ड्रोन के अवैध आयात में शामिल थे। कथित तौर पर ये जातीय समूह प्रतिबंधित भारतीय विद्रोही गुटों का हथियार, आतंकी साजो सामान और ट्रेनिंग देकर उनकी मदद कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ये पूरा मामला बेहद गंभीर है और इनमें अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी पहले मिजोरम पहुंचे थे और बाद में वहां से म्यांमार चले गए। मिजोरम की करीब 500 किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार के चिन और रखाइन राज्य से लगती है, जो इस पूरे नेटवर्क को समझने में अहम कड़ी मानी जा रही है। नियमों के मुताबिक मिजोरम जाने के लिए विदेशी नागरिकों को फॉरेनर्स रीजनल ऑफिस यानी एफआरओ से विशेष परमिट लेना होता है। जांच में पता चला है कि म्यांमार पहुंचने के बाद आरोपियों ने वहां के कुछ ऐसे जातीय समूह से संपर्क किया जो भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़े बताए जाते हैं। बताया जाता है कि ये समूह भारत में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, आरोप है कि इन विदेशी नागरिकों ने इन समूहों को ट्रेनिंग भी दी, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी यूरोप से भारत के रास्ते बड़ी संख्या में ड्रोन की खेप लेकर आए थे। आशंका जताई जा रही है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए किया जा सकता था। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में बीते शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। इसी बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट में इन 7 आरोपियों को पेश कर रिमांड पर लिया है। सूत्रों के अनुसार एनआईए ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों से पूछताछ के जरिए पूरे षड्यंत्र का खुलासा करना बेहद जरूरी है, जिसमें उनके अन्य साथियों और नेटवर्क की पहचान की जा सके। एजेंसी ने यह भी कहा है कि आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए रूट का पता लगाना, मोबाइल डेटा की गहन जांच कर फंडिंग के स्रोत को समझना और सोशल मीडिया अकाउंट्स के तकनीकी विश्लेषण के जरिए फरार सहयोगियों को पकड़ना जांच का अहम हिस्सा है। एनआईए का मानना है कि पूछताछ के दौरान कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक एनआईए की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी ने इस केस को बेहद संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बना दिया है। सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते नाकाम किया जा सके।